जरा सोचिए, 2500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ जिसकी किस्मत में पूरी दुनिया को जीतना लिखा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जीत किसी खूनी जंग, बड़ी सेना या हथियारों से नहीं होनी थी। ये एक ऐसे शांति साम्राज्य के जरिए होनी थी जिसकी कल्पना भी उस दौर में शायद ही किसी ने की होगी। आज के इस विश्लेषण में राजेश चंद्रा की पुस्तक पर आधारित हम इसी ऐतिहासिक और अद्भुत साम्राज्य के निर्माण को करीब से समझेंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक दिलचस्प भविष्यवाणी से, फिर अशोक का धम्म विजय, इसका दुनिया भर में फैलाव, बुद्ध की मुद्राओं का विज्ञान, कुछ बेहद काम की व्यावहारिक शिक्षाएं और अंत में इसका आधुनिक पुनर्जागरण। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, भविष्यवाणी, सम्राट या बुद्ध। कहानी की शुरुआत होती है नवजात राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के साथ। हुआ कुछ यूं कि बालक का भविष्य बांचने के लिए महल में 8 सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलाया गया। उनमें से 7 ने एक बहुत ही गजब की दोहरी भविष्यवाणी कर दी। उनका कहना था कि देखिए, यह बच्चा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी दुनिया को जीतने वाला, या फिर एक महान बुद्ध, एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जो दुनिया को एकदम नई राह दिखाएगा। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। उन्हीं विद्वानों के बीच बैठे सबसे युवा ज्योतिषी कौंडिन्य ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी उंगली उठाई और कहा, नहीं, ये बालक सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ही बनेगा। और सच मानिए, इतिहास गवाह है कि सिद्धार्थ ने वाकई एक ऐसा धम्म आधारित सम्राट खड़ा किया जो शायद किसी भी चक्रवर्ती सम्राट की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, अशोक, शांति साम्राज्य का उत्प्रेरक। समय के पहिए को थोड़ा आगे घुमाते हैं। इतिहास में ऐसे कई राजा हुए जिन्हें बस दुनिया जीतनी थी। सम्राट अशोक का भी कुछ ऐसा ही सपना था। लेकिन कलिंग के युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने अशोक की अंतरात्मा को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। ऐसे भारी मानसिक उथल-पुथल के दौर में भिक्खु मुगलिपुत्र तिस्स ने उन्हें एक नई राह दिखाई। उन्होंने अशोक की पूरी रणनीति ही बदलवा दी। अब उनका मकसद युद्ध विजय नहीं बल्कि धम्म विजय था, यानी एक ऐसी जीत जहां एक भी बूंद खून ना बहे और जो पूरी तरह नैतिकता और करुणा पर टिकी हो। और इस धम्म विजय को हासिल करने के लिए अशोक ने जो किया वो इतिहास में सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने अपने ही बच्चों, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। वे अपने साथ बोधि वृक्ष की एक शाखा भी ले गए, जिसे आज भी दुनिया का सबसे पुराना ऐतिहासिक पेड़ माना जाता है। बात सिर्फ श्रीलंका तक नहीं रुकी। अशोक ने सीरिया, मिस्र और यूनान जैसी दूरदराज की सभ्यताओं तक भी अपने विशेष दूत भेजे। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, बुद्ध का वैश्विक विस्तार। और यकीन मानिए, इस विस्तार का तरीका आपको वाकई चौंका देगा। इस साम्राज्य की सबसे खास बात यह थी कि इसका फैलाव किसी तलवार या हथियार से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण विचारों से हुआ। अलग अलग देशों की कहानियां बड़ी अद्भुत हैं। म्यांमार को ही ले लीजिए, वहां यह व्यापारियों के साथ पहुंचा और आज वहां बुद्ध के 8 बालों पर मशहूर श्वेडागोन पैगोडा खड़ा है। चीन में कैसे गया, वहां के सम्राट को सपने में एक स्वर्ण पुरुष दिखा था। जापान में तो इस विचारधारा के आधार पर पूरा का पूरा संविधान ही लिख दिया गया। और तिब्बत का किस्सा तो और भी दिलचस्प है, जहां राजा की 2 रानियां अपने शाही दहेज के रूप में बुद्ध की मूर्तियां लेकर आई थीं। इसी फैलाव को लेकर कुछ शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही रोचक दावा भी किया है। निकोलस नोटोविच और होल्गर कैस्टन जैसे विद्वानों ने अपनी किताबों में निष्पक्ष रूप से इस संभावना पर बात की है कि क्या ईसा मसीह ने अपने जीवन का कुछ समय भारत में बौद्ध भिक्षुओं के बीच बिताया था। हम यहाँ किसी दावे की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि उस दौर में अलग अलग संस्कृतियों और विचारों के बीच कितना गहरा आदान प्रदान चल रहा था। आइए अब बात करते हैं भाग 4 की, साम्राज्य की भाषा, बुद्ध की मुद्राएं। जैसे जैसे ये साम्राज्य बढ़ा, इसने अपनी एक विजुअल लैंग्वेज भी बना ली। अक्सर हम बुद्ध की जो मूर्तियां देखते हैं वो केवल पत्थर या धातु के टुकड़े नहीं हैं। वे असल में अपने शारीरिक हाव भाव से बहुत गहरे दार्शनिक विचार संचारित कर रही होती हैं। जैसे कि ये भूमि स्पर्श मुद्रा, इसमें बुद्ध का दायां हाथ जमीन को छू रहा होता है। ये सिर्फ बैठने का कोई आम तरीका नहीं है, ये गजब की मानसिक शक्ति और अडिग संकल्प का प्रतीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी अंदरूनी बुराइयों पर जीत दर्ज करने के लिए बुद्ध स्वयं धरती माता को गवाह बना रहे हैं। और बाकी मुद्राएं भी कुछ ऐसा ही कमाल का संदेश देती हैं। धम्मचक्र मुद्रा ज्ञान बांटने का प्रतीक है। वो उठा हुआ हाथ दिखाए
वो अभय मुद्रा है जो कहती है डरो मत, खुद पर भरोसा रखो। गोद में रखे हाथ ध्यान मुद्रा हैं जो एकदम परफेक्ट बैलेंस और शांति को दिखाते हैं। और नीचे की तरफ खुली हथेली वाली वरद मुद्रा निस्वार्थ भाव से कुछ देने या उदारता को दर्शाती है। मुद्राओं के इस भाषा के बाद अब चलते हैं भाग 5 पर, साम्राज्य के नियम और उसकी व्यावहारिक शिक्षाएं। इन शिक्षाओं का सबसे बड़ा खजाना मिलता है त्रिपिटक में। आप इसे इस शांति साम्राज्य की रूल बुक या कानूनी कोड मान सकते हैं। कालाम सुत्त जैसे इसके हिस्से किसी भी तरह के अंधविश्वास को सिरे से नकारते हैं और लॉजिक पर जोर देते हैं। वहीं सिगालवाद सुत्त हमें साफ साफ बताता है कि माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही मजबूत और सुलझे हुए समाज को बनाने पर फोकस करता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। मान लीजिए एक बूढ़ा हाथी गहरे दलदल में फंस गया है। लाख कोशिश के बाद भी वो निकल नहीं पा रहा। तभी उसके पास जोर जोर से युद्ध के नगाड़े बजाए जाते हैं। उन नगाड़ों की रिदम सुनकर हाथी के अंदर का सोया हुआ जोश जाग उठता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर झटके से बाहर आ जाता है ना कमाल। ये रूपक हमें बताता है कि किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए बाहर के हथियारों से कहीं ज्यादा इंसान के अंदर की अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प काम आता है। चलिए अब इस शानदार सफर के छठे और आखिरी भाग की ओर मुड़ते हैं, धम्म की भारत वापसी। सदियों तक दुनिया भर में फैलने के बाद इसके अपने ही जन्मस्थान यानी भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई। तारीख थी 14 अक्टूबर 1956। नागपुर शहर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लाखों लोगों के साथ एक ऐतिहासिक जन दीक्षा ली। इसी एक कदम ने धम्म के उस रुके हुए पहिए को भारत में फिर से पूरी रफ्तार दे दी। डॉक्टर अंबेडकर का बहुत ही साफ मानना था कि अगर हमें एक आधुनिक और न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो हमें बुद्ध की करुणा और प्रज्ञा की बेहद जरूरत है। और इस काम में वो अकेले बिल्कुल नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन, भदंत आनंद कौसल्यायन और भंते संघरक्षित जैसे कई जाने माने धम्म सैनिकों ने अपना पूरा समर्थन दिया और इस दार्शनिक पुनर्जागरण को मुमकिन बनाया। तो अगर हम इस पूरे सफर को समेटना चाहें तो कह सकते हैं कि शांति का ये साम्राज्य वाकई असीम है। ऐसा माना जाता है कि धम्म सूर्य कभी अस्त नहीं होता। अगर भारत में इसकी रोशनी थोड़ी धीमी पड़ी तो ये श्रीलंका में चमकने लगा, वहां से निकला तो तिब्बत और जापान को रोशन कर दिया, और आज देखिए ये पूरी पश्चिमी दुनिया में अपने ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। 2500 साल पहले शुरू हुई ये अहिंसक यात्रा क्या आज के इस तनावपूर्ण और अशांत दौर में भी हमारे काम आ सकती है? क्या बुद्ध का वो मध्यम मार्ग हमारी आज की उलझनों का कोई ठोस समाधान बन सकता है? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। शायद इससे हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिल जाए।